नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। चीन भारत के खिलाफ थल, जल और नभ तीनों जगह पर साजिशें रचने में लगा है। वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सोते जागते भारत को परेशान करने का सपना देखते रहते हैं। उनके वो नापाक सपने आखिरकार क्या हैं और भारत उन नापाक सपनों को सपना बनाए रखने के लिए क्या कुछ कर रहा है, आज हम आपको अपने इस स्पेशल शो में दिखाने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की स्पेशल रिपोर्ट। एलएसी के करीब चीन अपनी साजिशों से बाज आता नहीं दिख रहा है। चीन अब डोकलाम के करीब अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है। चीन चुंबी वैली से होते हुए डोकलाम तक अपनी सेना की पहुंच को आसान बनाने में जुटा है। लिहाजा भारतीय सेना ने अपना एक ऐसा रोडमैप तैयार कर लिया है जिससे चीन की साजिशों पर पानी फेरना तय है। कैसे भारत के रोडमैप से डोकलाम में डरेगा ड्रैगन, जानने के लिए देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। सभी निर्माण कार्य नए भारत के सशक्तिकरण में बहुत अहम साबित होंगे। सोलह जून 2017 चीन ने चोरी छिपे डोकलाम में सड़क बनाने का काम शुरू किया तो भारतीय सेना ने उसका पुरजोर विरोध किया। चीन को सड़क बनाने से रोक दिया। भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने आ गईं और 73 दिनों तक टकराव की स्थिति बनी रही। वो दिन था और आज का दिन। डोकलाम के मुद्दे पर चीन और भारत में तनाव कम नहीं हुआ। डोकलाम में गोली भरसक ना चली, लेकिन तनातनी अब भी बरकरार है। चीन डोकलाम पर नजर गड़ाए हुए। भारत, चीन और भूटान के इस ड्राई जंक्शन को ड्रैगन अपने कब्जे में लेने का मंसूबा पाले बैठा है, लेकिन चीन का ये मंसूबा कभी कामयाब नहीं होगा। चीन चाहकर भी डोकलाम में लाल झंडा नहीं फहरा पाएगा, क्योंकि भारतीय सेना ने डोकलाम तक अपनी पहुंच को आसान बनाने के लिए रोड मैप तैयार कर लिया। डोकलाम और फिर लद्दाख में चीन की साजिशों को देखते हुए भारत ने बॉर्डर के करीब अपनी रक्षा तैयारियों को काफी पुख्ता कर दिया है। बॉर्डर तक बड़े हथियार और अतिरिक्त सैनिकों की फौरन तैनाती के लिए सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। पहाड़ों को चीरकर सेना के लिए रास्ता तैयार किया जा रहा है। बॉर्डर के करीब ऐसे ही 2 इलाकों में दमदार पुल खड़े किए गए हैं, जिन पर टैंक भी गुजर सकते हैं। सिक्किम में संवेदनशील डोकलाम के करीब एक सड़क बनाई गई है। 33 किलोमीटर लंबी फ्लैग हिल डोकला रोड पर सेना की भारी भरकम गाड़ियां जा सकती हैं। इससे डोकलाम के करीब डोकला क्षेत्र तक भारतीय सैनिकों को पहुंचने में कम समय लगेगा। ये सड़क डबल लेन है और 11,000 फीट पर बनाई गई, तो इस पर बने पुल 70 टन का वजन उठा सकते हैं। मतलब ये कि इनसे टैंकों की आवाजाही भी आसानी से हो सकती है। इसी श्रृंखला में डोकाला के आगे जो क्लास 70 ब्रिज बनाया गया है, उसकी भी अहमियत खासी है। इस ब्रिज या इस इलाके के आसपास जो भी ब्रिजिंग का काम किया जाएगा या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, उससे हमारे लिए चीन के खिलाफ ऑफेंसिव फोर्सेस का इस्तेमाल करना या अपने सीमा रेखा को डिफेंड करना काफ़ी आसान हो जाएगा और हम बिना किसी इन्फेंट्री का नुकसान किए अपने मकसद में ज्यादा इफेक्टिवली कम समय में कामयाब हो पाएंगे। चीन डोकलाम के पास चुंबी वैली तक सड़कों का जाल और रेल नेटवर्क के साथ सीमावर्ती इलाकों में रहने वाले तिब्बत के लोगों को जबरन अपनी मिलिशिया में शामिल करने में लगा है। डोकलाम के करीब चीन बड़ी ही तेजी से मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, जिसे देखते हुए भारत, तिब्बत, भूटान ड्राई जंक्शन के करीब बॉर्डर इलाके तक पहुंचने के लिए भारत ने फ्लैग हिल डोकला रोड के रूप में एक वैकल्पिक रास्ता तैयार कर लिया है, जिसके जरिए भारतीय सेना किसी भी आपात स्थिति में डोकलाम तक पहुंच सकती है। चीन चुंबी घाटी से होते हुए कभी भी अगर भारत या फिर भूटान की तरफ कोई भी हरकत करता है तो उसका जवाब देने में भारतीय सेना के टैंक सक्षम होंगे। पिछले दिनों नॉर्दर्न सेक्टर में हमें जिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा और जिस प्रकार हम एडवर्सरी का दृढ़ता से मुकाबला करने में सक्षम रहे, वह बिना उपयुक्त इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट के संभव
नहीं हो सकता था। और आज की अनिश्चितता के माहौल में किसी प्रकार के संघर्ष की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थितियां हमें इन इलाकों के विकास के लिए और भी प्रेरित करती हैं। सीमा पर सुरक्षा कवच तैयार करना वक्त की मांग है। तो आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में 4 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में सीमा सड़क संगठन के बनाए गए 24 पुलों और 3 सड़कों को राष्ट्र को समर्पित किया। इन 24 पुलों में से 9 जम्मू कश्मीर में, 5 लद्दाख, 5 हिमाचल प्रदेश में, 3 उत्तराखंड में और एक सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। 3 सड़कों में से 2 लद्दाख में और 1 पश्चिम बंगाल में। यही नहीं, दक्षिण लद्दाख में उमलिंग ला दर्रे पर 19,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर सड़क तैयार की गई है, जो अब दुनिया की सबसे ऊंचाई पर बनी सड़क। इसकी मदद से भारतीय सेना अपने बड़े हथियार और साजो सामान LAC के करीब डेमचौक तक काफी कम समय में पहुंचा सकती है। मौजूदा समय में बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन द्वारा सिक्किम, ईस्टर्न लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश में जो ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं या रोड इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट किया जा रहा है, वो हमारी बहुत क्रिटिकल नीड है। इनफैक्ट अभी हमको इसके आगे भी बहुत जाना है, ताकि हम किसी भी रिसोर्स को एक इलाके से दूसरे इलाके में कम से कम समय में मूव कर सकें और अपने बहुत बड़े बॉर्डर को कम से कम फोर्स से डिफेंड कर सकें और ऑफेंसिव फोर्सेस को फ्री कर सकें, ताकि वो चीन को मुंहतोड़ जवाब दे सकें। 2021 में अब तक BRO यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने 102 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट देश को समर्पित किए, जिनमें सीमा तक जाने वाली सड़कें और महत्वपूर्ण ब्रिज शामिल है। ये चीन को सीधा संदेश है कि अगर उसने सीमा पर संघर्ष की स्थिति पैदा करने की कोशिश की तो उसे नाको जने चबाने पड़ सकते हैं। पूर्वी राज्यों के साथ चीन समुद्री रास्तों से भी भारत को घेरने की साजिश रच रहा है, लेकिन हिंदुस्तान की खुफिया एजेंसियों को पता लग चुका है कि चीन बांग्लादेश के सबसे अहम शेख हसीना सबमरीन बेस को अपने सैन्य इस्तेमाल में लाने की कोशिशों में जुटा है। विकास का सब्जबाग दिखा करके जिस चीन बांग्लादेश की जमीन का कैसे इस्तेमाल करना चाहता है, यह जानना भी आपके लिए बेहद जरूरी है। इस रिपोर्ट को देखिए। भारत को घेरने के लिए चीन का ऑपरेशन समंदर। लाल सेना की पनडुब्बी तैयार, ड्रैगन करेगा वार। बीजिंग टू ढाका, होगा समुद्र में धमाका। करीब 18 महीने बीत गए, चीन और भारत के बीच संवाद के जरिए सीमा विवाद का कोई हल निकलता नजर नहीं आ रहा। दोनों देशों की सेनाएं बॉर्डर पर आमने सामने खड़ी हैं। बर्फ से ढकी चोटियों पर किसी भी वक्त बारूद बरस सकता है। हालांकि भारत सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कूटनीतिक और रणनीतिक मोर्चे पर फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ा रहा है, लेकिन चीन अपनी चालबाजियों से बार बार हवा का रुख बदल रहा है। अमन की जगह आक्रमण की नीति पर चलते हुए चीन LAC को जंग का अखाड़ा बनाने पर तुला है। लेकिन चीन ने इस बार कुछ ऐसा किया जिससे भारत और चीन के संबंधों के बीच कड़वाहट बढ़ सकती है। यही नहीं, LAC पर भी तनाव बढ़ने की आशंका है। दरअसल चीन ने जिस तरह से ग्वादर पोर्ट का इस्तेमाल भारत को घेरने के लिहाज से किया, उसी तर्ज पर अब वो बांग्लादेश के शेख हसीना सबमरीन बेस पर अपना लाल झंडा फहराने की फिराक में है। बांग्लादेश में विकास के नाम पर उसके साथ छल करते हुए बांग्लादेश के इस शेख हसीना सबमरीन बेस का इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ कर सकता है। सीपेक और बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम पर चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर को अपनी गिरफ्त में ले लिया।
चीन ने ग्वादर बंदरगाह को अपनी नौसेना के लिए तैयार करना शुरू कर दिया। पाकिस्तान इनकार करता है कि उसने चीन को ग्वादर बंदरगाह का सैन्य इस्तेमाल करने की इजाजत दी है, जबकि पूरी दुनिया को पता है कि पाकिस्तान के इस इनकार के पीछे उसका इकरार छिपा है। लेकिन इस बार भारत के लिए चिंता की खबर आई है बांग्लादेश से। चीन ने बांग्लादेश को अपने कर्ज जाल में उलझाने की कोशिश के साथ भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की साजिश रची है। खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि चीन बंगाल की खाड़ी में भारत के खिलाफ एक नया मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा है। बांग्लादेश ने कॉक्स बाजार के समुद्री तट पर 3 मार्च 2017 को एक सबमरीन बेस बनाने का काम शुरू किया था। PNS शेख हसीना नाम के इस सबमरीन बेस से बांग्लादेश की सरकार बंगाल की खाड़ी में अपने सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना चाहती है। लेकिन भारत की खुफिया एजेंसियों को मिले इनपुट के मुताबिक इस प्रोजेक्ट को चीन हथियाने की कोशिश में लग गया है। चीन भारत की समुद्री सीमा के करीब बन रहे इस सबमरीन बेस को तैयार करने में बांग्लादेश की मदद कर रहा है। यही नहीं, मदद की आड़ में चीन शेख हसीना सबमरीन बेस का सैन्य इस्तेमाल करना चाहता है, जिसके लिए चीन के 230 से ज्यादा एक्सपर्ट शेख हसीना सबमरीन बेस का दौरा करने वाले हैं। ये दौरा इसी महीने 31 दिसंबर से 5 जनवरी 2022 के बीच प्रस्तावित है। सबमरीन बेस यानी पनडुब्बियों का अड्डा तैयार करने में चीन बांग्लादेश की मदद कर रहा है। इसके लिए चीन के एक्सपर्ट बांग्लादेश का दौरा करने वाले हैं। लेकिन चीन की मंशा पर शक करने के लिए और भी बहुत कुछ है भारत के पास। मसलन बांग्लादेश को चीन आधुनिक पनडुब्बियां दे रहा है। बांग्लादेश ने पिछले महीने ही चीन से मिली एक पनडुब्बी PNS संग्राम को नौसेना में शामिल किया है। खबर तो यह भी है कि चीन के ही इशारे पर बांग्लादेश कॉक्स बाजार के शेख हसीना सबमरीन बेस के अलावा बटखौली में भी एक नौसैनिक अड्डा तैयार कर रहा है। पहली बात तो ये है कि वो सबमरीन्स कुछ खास प्रॉमिसिंग नहीं है उनकी लाइफ जो सबमरीन की है, और ना ही वो देखा गया कि वो सेल करती हैं। अब उनका जो ये डिप्लोमेटिक पुश है या ये जो टाइज, स्ट्रेटेजिक टाइज जो इनका रिश्ता बन रहा है, इसको इंडिया को क्लोजली मॉनिटर करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। बांग्लादेश के शेख हसीना सबमरीन बेस पर अगर चीन काबिज हो जाता है तो यहां से पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को निशाने पर ले सकता है। बंगाल की खाड़ी में चीन की रणनीतिक और सैन्य मौजूदगी से भारत के तटीय इलाकों की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। 2016 के बाद से ही चीन ने बांग्लादेश पर डोरे डालने शुरू कर दिए थे। बांग्लादेश में बने सामान को 97% तक ड्यूटी फ्री करके चीन ने उसे अपने पाले में करने की कोशिश शुरू कर दी थी। चीन के साथ व्यापार में लगातार होती बढ़ोतरी से दोनों देश करीब भी आए। चीन और बांग्लादेश के बीच सैन्य सहयोग भी बढ़ता चला गया। हाल ही में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने कहा था कि वो अपनी नौसेना को और आधुनिक और मजबूत बनाने के लिए काम करेंगी, और सरकार बड़ी मात्रा में नौसेना के लिए खरीद करने की तैयारी में है। तो वो चीन ही है जो बांग्लादेश को टैंक, फाइटर जेट, पनडुब्बी, जंगी जहाज और एयर डिफेंस सिस्टम के साथ दूसरे सैन्य उपकरण दे रहा है। चाइनीज पुश जो आ रही है, और वो सिर्फ बांग्लादेश में नहीं आ रही है, अगर आप देखिए पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, एंड दे वांटेड टू डू द सेम थिंग इन श्रीलंका एंड मालदीव्स। तो जितने भी IOR के छोटे देश हैं उनको ये आर्थिक सहायता देके या पैसा देके उनको फंसा रहे हैं। सो अब ये तो उन देशों को देखना पड़ेगा, और इंडियन फॉरेन डिप्लोमेट्स जो हैं उनको ये ऑब्जर्व करना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, स्टडी पढ़ना पड़ेगा कि अल्टीमेटली चाइनीज व्हाट आर द चाइनीज लुकिंग एट एंड व्हाट इज देयर अल्टीमेट गोल। चीन और बांग्लादेश के बीच रिश्ते रणनीतिक साझेदारी में तब्दील होते जा रहे हैं। दोनों देशों के बीच 27 अलग अलग तरह के समझौते हो चुके हैं। चीन की तरफ से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बांग्लादेश में करोड़ों रुपए का निवेश हुआ है। दक्षिण एशिया में बांग्लादेश चीनी निवेश पाने वाला पाकिस्तान के बाद दूसरा सबसे बड़ा देश है। चीन अपनी कर्ज नीति से बांग्लादेश को जकड़ने की तैयारी कर रहा है। लिहाजा भारत कूटनीति से चीन की इस छल नीति को परास्त करने की कोशिश कर रहा है। बांग्लादेश को चीन की चालबाजियों से बचाने
और इस पूरे इलाके में शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए भारत एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, जबकि हिंदुस्तान की नौसेना ने भी चीन की साजिशों को देखते हुए समुद्र में मुस्तैदी बढ़ा दी है। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। परंपरागत खेती छोड़कर के जालोर में कुछ किसानों ने अनार की खेती शुरू की, लेकिन जल्द ही निजी कारोबारी मंडी बनाकर के किसानों को कम कीमत में अनार की पैदावार बेचने के लिए मजबूर करने लगे। बाजार में अनार की कीमत के आधे से भी कम दाम यहां के किसान अनार बेचने पर मजबूर हैं। देखिए कि मंडी के मनमानी से कैसे आखिरकार लाचार हैं किसान, अनार की पैदावार करने वाले किसान, जिनकी मेहनत का मेहनताना उन्हें नहीं मिल पा रहा है। जालोर जिले के सायला क्षेत्र में, आसपास के क्षेत्र में भरपूर अनार हो रही है, लेकिन अब इस अनार की वजह से किसान खून के आंसू रो रहा है। किसानों की कड़ी मेहनत से उपजाई इन सुर्ख अनार को देखिए, जो अनार मार्केट में आप 150 प्रति किलो के भाव से खरीदते हैं। देखिए कैसे किसानों से 30 से 40 रुपए प्रति किलो के भाव से खरीदे जा रहे हैं। 30 रुपया, 31 रुपए, 32 रुपए, 32 रुपया, 32 रुपए, 33 रुपया, 34 रुपए, 34 रुपया, 35 रुपया, 36 रुपए, 37 रुपए। पहले सुनने में आया कि 100-150 के भाव आ रहे हैं। जैसे अनार हमने तोड़ लिए, तोड़ के मंडी में लेकर आए, जैसे तुरंत प्रभाव से भाव डाउन हो गए हैं। अभी भाव 30 से 40 रुपए अच्छी क्वालिटी के वो खरीद रहे हैं। दरअसल पानी की कमी से निजात पाने और अच्छी कमाई के लिए जालोर के सयाला क्षेत्र के किसानों ने अनार की खेती शुरू की है। करीब 200 से 300 हेक्टेयर क्षेत्र में यहाँ अनार की पैदावार होती है। कुछ साल तो सब ठीक रहा, लेकिन अच्छी पैदावार की खबर से यहाँ व्यापारियों ने निजी मंडी बना दी और शुरू हो गया किसानों को लूटने का सिलसिला। किसानों को महज 20 से 50 रुपए के बीच में ही भाव दिए जा रहे हैं। हालांकि मार्केट में 100 रुपए से अधिक अनार की बिक्री हो रही है। ऐसे में निश्चित तौर से आप साफ तौर से देख सकते हैं कि किसानों के पास से यहाँ पर अनार की खरीद करने वाले नहीं होने की वजह से मनमाने तरीके से ये जो कुछ इक्का दुक्का व्यापारी है वो खुलेआम लूट कर रहे हैं। अनार की पैदावार करने वाले किसानों को प्रति बीघा जितनी लागत आती है, उसका आधा भी किसानों को मंडी में नहीं मिलता। समस्या मोरे दवाई खर्चो ने आवेरियो है, किसान री पूरी बर्बादी वेरी है। किसान रे पसींदारा पैसा ये दवाई रही खड़ाई रही पैसा नहीं आवता। निजी कारोबारी की मनमानी और स्थानीय प्रशासन की ओर से भी किसी भी तरीके से इस निजी मंडी पर लगाम नहीं होने की वजह से किसान एक बार फिर ठगे से महसूस कर रहे हैं। तो मेरे पे आते हैं ना, वो 80 से 90 रुपये बिक रही है और यहाँ पे 30-35 और 40 के ऊपर नहीं जाती है। एक ट्रॉली 75 में बिकने से कोई भाव नहीं बढ़ते, क्योंकि ये रख तो सकते नहीं। अनाज होता है तो भंडार कर लेते हैं, यहाँ पे स्टोर की सुविधा तो है नहीं और तोड़ दिया तो बेचना ही पड़ेगा। क्या करे, अब किसान जाए तो जाए कहाँ। जो पौधे हैं उनसे अनार तोड़ने के बाद में वो अनार खराब हो जाते हैं। ऐसे में मजबूरन उन्हें 10 से 20-50 रुपए में बेच करके वापस घर लौटना पड़ रहा है। श्याम बिश्नोई, न्यूज़ 18 जालोर। आज हम आपको एक ऐसा रेस्क्यू सेंटर दिखाएंगे जो कि वन्य जीवों के लिए समर्पित है। सड़क दुर्घटना और शिकारियों के चुंगल से छुड़ा करके लाए गए वन्य जीवों का यहां पर उपचार होता है और इसका खर्च उठाता है बिश्नोई समाज। खास रिपोर्ट देखिए। आज की तारीख में हमारे पास करीबन 300-400 हिरण है और हिरणों की चारे पानी की व्यवस्था हमारे समाज से, विष्णु समाज से की जाती है। बाकी वाले समाज से भी सहयोग मिल रहा है और यहाँ घायल हिरण आते हैं, इनको सही किया जाता है और बाकी अगर स्वस्थ होते हैं उनको वापस विचरण के लिए वन में छोड़ दिए जाते हैं। ये है वन्य जीवों के लिए चलने वाला अनोखा रेस्क्यू सेंटर। जालोर के धमाना स्थित अमृता देवी उद्यान ग्रामीणों ही नहीं बल्कि जोधपुर संभाग के लिए भी वन्य जीवों के प्रति प्रेम को लेकर प्रेरणा का स्रोत बना हुआ है। यहाँ घायल वन्य जीवों का उपचार होता है तो उनके रहने के लिए प्राकृतिक परिवेश भी तैयार किया गया है। यहाँ जब कोई सड़क दुर्घटना या अन्य कुत्तों के द्वारा हिरणों को नौच लिया जाता है तो ग्रामीण यहाँ लाते हैं और यहाँ लाने के बाद इनका इलाज किया जाता है। 9 साल पहले 2013 में इस सेंटर की शुरुआत हुई थी। पिछले कई सालों से सड़क हादसों में घायल हिरण, खरगोश, बंदर, नीलगाय और मोर को लेकर स्थानीय लोग यहां पर आते हैं। अब तक तकरीबन 1700 से ज्यादा घायल हिरणों का उपचार कर उन्हें वन क्षेत्र में छोड़ा गया।
जबकि 550 हिरण आज भी अमृता देवी उद्यान में मौजूद हैं। अब इस संस्था तो 2009 साल हो जाए मेरी जुड़े ने और जो रिजगो जमीन ले पर पवायो है दो सरकार 2 बीघा में तो रिजगो आ रहा है और रिजगो रोज नाका शाम सुबह और चिड़ावे। दमाणा का रेस्क्यू सेंटर अब हरिणों के कुनबे, पक्षियों और अन्य वन्य जीवों से भरा हुआ है। तो वन्य जीवों के इस शानदार